वेलकम बैक नाज़रीन। असलम साहब, ये बताइए कि ये जो मास्टर प्लान की भी हमने बात की और हमने ये कंसल्टेटिव प्रोसेस की भी बात की, बट पाकिस्तान में ये एक चीज है जिसको हम कमर्शलाइजेशन फी कहते हैं, जिसका तो मतलब ये है कि आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है, अब आप मौका दे रहे हैं लोगों को कि जी आप कमर्शलाइज कर लें। तो ये प्रोसेस जो है ये कहते हैं बहुत महंगा भी होता है। कोई एक 6000 गज का प्लॉट अगर आपने करना है उसके ऊपर 50 लाख भी लग सकते हैं, 5 लाख भी लग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन वेयर इट इज लोकेटेड। तो ये क्या कोई एडॉक सिस्टम है या इसमें भी कोई है मेथड टू इट्स? मेरे ख्याल में जी एडॉक ये मेथड है एक्चुअली। तो ये ऑल दीज इश्यूज मस्ट बी एड्रेस्ड विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मास्टर प्लान। जो आपको बताया कि अगर आपका वो तो आप कहते हैं ना है ही नहीं, एक तो सिटीजन नहीं, वो है तो सही, और हो सकता है कि प्रॉपरली इसको एड्रेस नहीं किया गया। एक कमर्शियल एरिया की रिक्वायरमेंट होती है विद इन ए सिटी कि आपकी पॉपुलेशन चेंज भी तो होती रहती है ना, वो चेंज होती रहती है, ठीक है। तो मास्टर प्लान भी उसके हिसाब से अपग्रेड होता रहता है। यू हैव टू कीप ऑन अपडेटिंग द मास्टर प्लान। और फिर जो मास्टर प्लान आपको कहे तो डिजायरेबल जो लैंड यूज पैटर्न है उसमें यह है कि डिस्ट्रिक्ट्स होने चाहिए, कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट्स होने चाहिए, जो कि तो मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये क्यों नहीं है हमारे पास? नहीं है, इसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मतलब किसी को फायदा है कि वो ना हो? मेरे ख्याल में वेस्टेड इंटरेस्ट तो ऑल ओवर द वर्ल्ड चलते हैं। मैंने मक्का के मास्टर प्लान पर काम किया है, और जितना वेस्टेड इंटरेस्ट मैंने वहां देखा है, दुनिया के जो मतलब सारे मुसलमानों का जो काबा है उसके इर्द गिर्द मेरे ख्याल में कहीं भी नहीं होगा। तो वेस्टेड इंटरेस्ट आर ऑलवेज देयर। So you think कमर्शलाइजेशन का जो ऑप्शन है, इज इट गुड ऑप्शन? शहजाब, आपके ख्याल में? यू आर मोर ऑन द ग्राउंड, आप तो। कमर्शलाइजेशन पहले मेरे ख्याल में समझने की ये जरूरत है कि क्यों होती है। कमर्शलाइजेशन इसलिए हुई है या होती है कि आपने जो जब प्लान बनाया था ओरिजिनल, उसमें कुछ एमेनिटीज की, कुछ सर्विसेज के लिए, कुछ यूजेस के लिए आपने एडिक्वेट प्रोविजन नहीं की थी। अच्छा, ना हॉस्पिटल्स की जगह है, ना स्कूल्स की जगह है, ना ऑफिसेज की जगह है, ना शॉपिंग सेंटर्स की जगह है। घरों में खुल रहे हैं तो ज्यादा घर ही बना दिए आपने, और बहुत कम थी। ठीक शायद उस वक्त जगह जगह आप स्कूल खुले हुए हैं, जगह जगह वो यूनिट्स को, डेंटल ऑफिस किसी का है, कोई मेडिकल ऑफिस है। इट हैज इमर्ज्ड आउट ऑफ ए नीड। तो नीड बेस्ड है, विच इज अ गुड थिंग, विच इज अ गुड सोल्यूशन। जरूरत है अगर नहीं होगा तो फिर स्कूल, ये सारी जो सर्विसेज हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं कि अर्बन डेवलपमेंट है और सिटी को जो सस्टेन करता है, जिसकी वजह से लोग शहरों में आते हैं कि वहाँ रिक्रिएशन भी मिलती है, अल्लाह साहब को सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, वो होंगी तभी मिलेंगी। तो ये तो बुनियादी तौर पर समझने की जरूरत ये है कि ये एक डिमांड बेस्ड है, नीड बेस्ड। कमर्शलाइजेशन इज अ फैसिलिटेटिव प्रोसेस रादर देन स्टॉपिंग द डेवलपमेंट। हुआ जो गालबन जो होना ये चाहिए था कि हमें रीपार्सलिंग करनी चाहिए थी। अच्छा, कुछ एरियाज की। उसका क्या मतलब? रीपार्सलिंग का मतलब यह है कि अभी तो पार्सल है ना कि 1 एकड़ 4 कनाल के प्लॉट है मसलन, या 8 कनाल के प्लॉट हैं, और वो एंटिटी है। हम इसकी ग्रुपिंग करते हैं कि जी ये अगली सड़क और पिछली सड़क के दरमियान इनको जो है बड़े बड़े पार्सल्स में करके, वो जो मिक्स लैंड यूज डेवलपमेंट की हमने बात की। तो जो इस वक्त एग्जिस्टिंग ओनर्स हैं उनको आप इजाजत दें कि आप इकट्ठे मिल जाएं तो आप एक ज्यादा डेवलपमेंट एरिया बना लें। जैसा ढाका में मैंने देखा कि वो डाउनटाउन ढाका में बड़ी जबरदस्त डेवलपमेंट्स हो गई हैं, क्योंकि जो वहां पे पुराने घर वाले थे वो आपस में उन्होंने जॉइंट वेंचर करके कर लिए। सो दैट इज पॉसिबल इन पाकिस्तान या नहीं? अभी तक बाईलाज में नहीं है ना। अभी तक तो ये है कि हम एक रोड को डिक्लेयर कर देते हैं और उसके जो पीछे सड़क है उसके ऊपर आप कहते हैं यहाँ घर ही रहेगा सिर्फ। तो वो रीपार्सलिंग नहीं हो सकती। हमने एक बड़े स्केल के ऊपर उसको, तो ये वॉलंटरी कर दें अगर तो ये हो जाएगी। आउट ऑफ बॉक्स हमने थिंकिंग नहीं की ना, हमने उसको सिर्फ पीस मील एड्रेस किया है हमेशा। फौरी तौर पे कोई जरूरत है इसको ये हल कर दो, फायर फाइटिंग कर दो। हमने हमारे तौर पे बुनियादी तौर पे कमी इस बात की रही है। रीपार्सलिंग में क्या इश्यूज आ सकते हैं? इशू सिर्फ आ सकता है कि हमारे पास कोई प्लानिंग सेल नहीं है। अगर एलडीए में मसलन देख लें, जो सिटी का जो एक डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसमें जितने विंग्स हैं वो डेवलपमेंट में और एग्जीक्यूशन में इन्वॉल्व हैं। कोई सेल ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता कि जो एक क्रिएटिव थिंकिंग और प्लानिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व हो। ठीक है, ठीक है। तो जिसकी वजह से वो एब्सेंट है टोटल।
वो एक तो ये जो फीस चार्ज करते हैं, ये इसका क्या जवाब क्या है? फीस का जी जब जवाब बनाया गया था तो वो यही था कि एक जगह पे एक घर बना हुआ है और उसमें 8, 10, 15 लोग रह रहे हैं, तो वहां पे जब मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग या प्लाजा बनेगा तो जो यूटिलिटीज हैं उसके ऊपर ज्यादा बर्डन पड़ेगा। ठीक। तो वो उनको ऑगमेंट करने के लिए जो पैसा चाहिए होगा उसमें वो कहते थे कि ये हर एक से शेयर लें। अच्छा, उसमें कई खराबियां हुई। एक तो खराबी यह है कि वो पैसा जहां भी लिया गया है वो किसी ऐसे हेड में अकाउंट में नहीं डाला गया कभी कि जिसको यूटिलाइज किया जाए फॉर द पर्पज फॉर इट वाज कलेक्टेड। इट गोज इनटू द जनरल फंड ऑफ एलडीए। वहां वो एलडीए के जो खत्म हो जाता, चाहे वो जो जिस तरह हुक्मरानों की ख्वाहिश होती है वहां खर्च होता है। उस जगह का नक्शा अप्रूव हो जाए तो फिर एलडीए पे ये लाजिम है कि वो फैसिलिटी सारी दें या वो नहीं लाजिम ना जी, बल्कि मैं उसकी मिसाल देता हूँ आपको। अच्छा, वो ऐसे है कि कमर्शलाइजेशन फीस के बाद फिर इन्होंने जो है जब ज्यादा हाइट इजाजत करनी शुरू कर दी तो एक नई फीस लागू की गई, उसका नाम रखा गया एक्स्ट्रा हाइट चार्जेस। एक्स्ट्रा हाइट चार्जेस वो क्या होता है? वो ये है कि 38 फीट तक आप घर बना सकते थे, तो वो कमर्शियल बिल्डिंग अगर उससे 38 से बियॉन्ड जाएगी तो पर स्क्वायर फुट आप इतना पैसे और देंगे। और उसकी भी वजह यही बताई गई कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर को, यूटिलिटीज को ऑगमेंट करने के लिए दिया जाएगा। ठीक है। आप बदकिस्मती ये देखें कि एक डेवलपर जो है वो कमर्शलाइजेशन फीस भी उसने दे दी, उसने एक्स्ट्रा हाइट चार्जेस भी दे दिए। वासा के पास जब वो कनेक्शन लेने जाता है तो वो वासा कहता है जी मेरे पास तो सीवर नहीं है, मेरे पास तो पानी की लाइन नहीं है, ये इतने पैसे जमा करवाएं तो फिर मैं जो है आपको अप्रूवल देता हूं इसकी। वापडा के पास आप जाएं तो वापडा कहता है मेरे पास ग्रिड स्टेशन में कैपेसिटी नहीं है, मेरे पास राइट ऑफ वे नहीं है, आपके पास स्पेशल डेडिकेटेड फीडर आएगा, आपका लोड तो 5 मेगावाट से ऊंचा हो गया। तो उसमें बुनियादी तौर पर यही है कि हमें जरूरत है कि हमारा एक डेवलपमेंट बोर्ड हो, उसमें तमाम यूटिलिटी कंपनीज को ऑन बोर्ड लिया जाए। और ये जो कैपिटल कॉस्ट है ये कभी भी आप अपफ्रंट जो है वो रिकवर नहीं करते। बिल्कुल आप उसको टोटलिटी में देखें। एक घर जो है जिससे 75,000 रुपया सालाना प्रॉपर्टी टैक्स आ रहा है, जब वहां एक बिल्डिंग बन जाती है तो उससे 75 लाख से भी कई गुना ज्यादा आपको प्रॉपर्टी टैक्स मिल रहा है। ऑब्वियसली तो वो फ्री मिल गया ना गवर्नमेंट को। उसके ऊपर तो गवर्नमेंट की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। इसी तरह यूटिलिटी कंपनीज ने भी जो है अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है विच इज कैपिटल इंटेंसिव, वो आप अपफ्रंट नहीं रिकवर करते, वो आप डिफ्रे करते हैं थ्रू टैरिफ, आप उसको रिकवर करते हैं 15 साल में, 20 साल में। तो हमारे यहाँ वो असल में इस किस्म की तो ये कमर्शलाइजेशन फी से आप कह रहे हैं कि डेवलपमेंट प्रोसेस जो है वो एक्सपेंसिव हो जाता है, तो इसको रैशनलाइज करने की जरूरत है। एक चीज तो ये है कि अगर वो एरिया में आप ये इजाजत देंगे तो वो एक पॉजिटिव इकोनॉमिक उसमें कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। बिल्कुल। फिर आप कमर्शलाइजेशन फी अगर कम रखेंगे तो वो ज्यादा एक्टिविटी होगी और ओवर द लॉन्गर पीरियड आप टैक्सेस से ज्यादा कमा सकते हैं। एंड सो बेसिकली फैसिलिटीज भी इसके साथ साथ देनी चाहिए। देखने की जरूरत इसमें यह है कि आप ये देखें कि ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो रही है। आप उसको टैक्स ना करें, आप उसको प्रमोट करें। ठीक है। कोई बनाना चाहता है उसको उल्टा इंसेंटिव दें, बिकॉज यू विल गेन ट्रेमेंडसली इन सो मेनी अदर वेज। आपकी इकोनॉमी को कितना बूस्ट मिलेगा, आपकी जॉब्स कितनी क्रिएट होंगी, आपको टैक्सेस कितने रिकवर होंगे। गवर्नमेंट कमर्शियलाइजेशन फी इज अ गुड आइडिया, बट उसको ज्यादा नहीं होनी, एग्जॉर्बिटेंट नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। टोकन काइंड ऑफ, और मल्टीपल नहीं होनी चाहिए। और मल्टीपल नहीं होने। और ये जो है कि जी इतनी पार्किंग होनी चाहिए, बिल्डिंग के इतनी हाइट से ऊपर जाएंगे तो फिर आपके ऊपर कोई टैक्स लगेगा या उससे ऊपर ही नहीं जा सकते। तो ये सब सारी रोकने की चीजें हैं जी, इसको थोड़ा सा देखने की जरूरत है। हमने तो इनको ये तजवीज ये दी थी कि आप FAR एक चीज होती है जिसको फ्लोर एरिया रेशो हम कहते हैं, कि आप हर प्रॉपर्टी का एक FAR फिक्स करते हैं कि इसके ऊपर इतना एरिया बन सकता है। उसके बाद हाइट को कैप ना करें आप, बिकॉज इट इज इवेंचुअली द कवर्ड एरिया विच विल डिटरमिन द पॉपुलेशन। अच्छा अच्छा। एंड तो कवर्ड एरिया पे क्यों रखते हैं आप? आई मीन जो अगर कोई लेट से जैसे आप देखते हैं कोई 10 मंजिलें बनाना चाहता है 10 बना ले, जो 20 बनाना चाहता है वो 20 बनाए, बट अगर वो सर्विसेज अवेलेबल हैं जी
तो फिर तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं जरूरत जी, इसको लिबरल होना चाहिए। सर्विसेज को अपग्रेड तो खैर करना पड़ता है, वो तो करना चाहिए, जो करना चाहिए। डेवलपमेंट आपने करनी है एक एरिया की तो फिर आप करें। लेकिन ये जो अरशद चौधरी साहब कह रहे हैं ना, ये जो प्रॉब्लम्स हैं कि ये इस तरह होना चाहिए, इस तरह, मेरे ख्याल में कंसल्टेशन शुड बी एनहेंस्ड, इंक्रीज्ड बिटवीन द डेवलपर्स एंड द अथॉरिटीज, बल्कि स्टैंडिंग कमेटी होनी चाहिए, ठीक ठीक, जिसमें ये सारे इश्यूज जो है ऑन डे टू डे बेसिस थ्रेश आउट हो और मोर रियलिस्टिक पॉलिसीज शुड बी। और फिर ये जो फीस है कमर्शियलाइजेशन का प्रोसेस ऑटोमेटिक होना चाहिए फिर। हाँ, आई मीन इतना हो गया आपने करना है तो आई मीन हफ्ते में हो जाना चाहिए, यहाँ तो कहीं कहीं साल लग जाते हैं। वैसे असल बात यह है कि रियल एस्टेट अगर एक बिजनेस बनेगी जिसके अंदर एक अच्छा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा, तो लोग क्वालिटी की चीज बनाएंगे जो देरपा होगी। और रिटर्न आएगा कि रेंटल इनकम उसकी आए या उसकी रीसेल? दोनों हाइब्रिड होता है। अब ये दुनिया में जो सारे मॉडल चल रहे हैं हाइब्रिड चल रहे हैं कि एक इलाका को डेवलप किया जाता है आमतौर पे, उसमें रेजिडेंशियल ब्लॉक्स भी होते हैं जो कि रेंटल डिराइव होते हैं, दुकानें होती हैं जो सेल पे होती हैं। इट्स अ हाइब्रिड पैटर्न। इट्स तो आपने जो वो रीट्स का जो किया था उसमें भी तो रेंटल रीट्स भी थे और वो दूसरे डेवलपमेंटल रीट्स भी थे, बट व्हाई डिडंट इट वर्क आउट? टू थ्री इश्यूज। वन, पहले तो ये बताए ना व्हाट इज अ रीट। जी देखें, बहुत आसान है। दुनिया में म्यूचुअल फंड होते हैं, यहाँ भी हैं। यहाँ के म्यूचुअल फंड इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है। दुनिया में म्यूचुअल फंड हर किस्म के होते हैं। आपको पेट्रोलियम वाले भी मिल जाएंगे, आपको रियल एस्टेट वाले भी मिल जाएंगे, आपको सॉफ्ट कमोडिटीज के भी मिल जाएंगे जो कॉफी में इन्वेस्ट करते हैं या कॉटन में इन्वेस्ट करते हैं। तो म्यूचुअल फंड एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आप कोई भी काम कर सकते हैं। इसका टेक्निकल वर्ड इज कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, कि हम लोग सब मिलके एक स्कीम बनाएं और एक डेवलपमेंट करें। से कितना फर्क होगा? तकरीबन वही चीज। अच्छा, टैक्स वाइज तो बिल्कुल वही चीज है। अगर आप अपनी 90% इनकम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो टैक्स फ्री है फॉर लाइफ। सो एज पार्टनर्स आप पैसा डालते हैं, आप एक बिल्डिंग बनाते हैं, उसको किराए पे दे देते हैं, उसकी जो रेंटल इनकम आती है उसको डिविडेंड में देते जाएं, बिल्कुल, तो आप टैक्स फ्री हो जाएंगे। आप टैक्स फ्री। मुदारबार स्ट्रक्चर और रीट स्ट्रक्चर में 19-20 का ही फर्क है। एक्चुअली ये म्यूचुअल फंड स्ट्रक्चर है। ट्रस्ट का वर्ड हमने इसलिए डाला क्योंकि रियल एस्टेट की जो टाइटल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो ट्रस्ट फॉर्म में होते हैं। मैं थोड़ा इसके फेलियर की क्या मैं इज इट सक्सेस और डू यू थिंक इट विल टेक? देखें, 2-3 चीजें इसके लिए बड़ी एसेंशियल थी। एक तो एसेंशियल था कि पाकिस्तान की फिस्कल रिजीम थोड़ी सी बेहतर की जाए ताकि इंसिडेंट्स ऑफ डबल टैक्सेशन रीट पे ना पड़े। मसलन अगर मैं डेवलपर हूं तो मैं एक जमीन लेता हूं तो मेरी ऑल इन कॉस्ट पड़ती है जमीन खरीदने में 6% लेट से, और फिर जब मैं ट्रस्ट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करता हूं तो फिर 6% मुझे देना पड़ता है। तो एक तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस है। अच्छा, एक ब्रेक लेने की जरूरत है, फिर विल स्टार्ट ओवर। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं।